नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिशा 2020 बुक के राजस्थान के इतिहास के सभी पिछले एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले एग्जाम्स के प्रश्न ही अगले सभी एग्जाम्स की कुंजी साबित होते हैं। इसमें हम व्याख्या नहीं, केवल रिवीजन तौर पर प्रश्न और उत्तर करवाए जाएंगे, जिससे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। और एक चीज़ और, 90% से ज़्यादा प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पशु परिचय, CET, RS, रीट, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा 1800 में जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया? तो राजपूताना नाम तो आपके जॉर्ज थॉमस ने दिया था, ये कर्नल टोड गलत है। कर्नल टोड ने राजस्थान नाम दिया था। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो राजपूताना। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व एक अवधि के दौरान था। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ये होगा 8वीं से 12वीं शताब्दी। ऐसे 6ठी से 12वीं शताब्दी से ही होगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान इस मत के प्रतिपादक थे? तो इस ऑप्शन के अनुसार गौरीशंकर हीराचंद ओझा। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन के वंशज माना है? तो इसमें हो जाएगा जेम्स टोड। ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो क से कुषाण, क से कनिंगम। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? तो V.A. स्मिथ। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो चंद्रबरदाई। अग्निकुंड से हुई है आपके पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई के अनुसार। निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मितकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? तो चंदेल शासक। निम्न में से किस वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो इसमें सिसोदिया हो जाएगा। गुर्जर पटियार वंश। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर पटियारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए वादक का काम किया? तो 6ठी से 11वीं या 12वीं शताब्दी तक। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? तो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार ने। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? प्रतिहार वंश का। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा है? तो ये चारों ही होंगे आपके, नीलगुण, देवली, रामनपुर, कराड़। ये अभी रिपीट हुआ था सेकंड ग्रेड में। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी तो मंडोर। प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है तो हरिश्चंद्र, मंडोर का संस्थापक। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय। यह क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ था अभी किसी एग्जाम में। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी गई है? तो मंडोर की। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? तो कक्कुक। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किया? तो नागभट्ट प्रथम ने। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को किस राजवंश से संबंधित मानते हैं? तो गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह था नागभट्ट प्रथम। नारायण का अवतार, मल्लेच्छों का नाशक भी कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसके बारे में ये कथन आपके सही है। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी तो नागभट्ट सेकिन ने। राजा नागभट्ट द्वितीय को संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो प्रतिहार।
किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो नागभट्ट सेकिन। आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? मिहिर भोज। ये भी अभी आपके रिपीट हुआ था, शायद एलडीसी में आया था। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो भोज प्रथम। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो धर्म संग्रह। राजशेखर किसके दरबार में था? ये दो जनों के दरबार में था, एक तो महेंद्रपाल के था और एक महिपाल के भी दरबार में था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? तो ये प्रभावक चरित्र नहीं है। निम्न में से कौन सा शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? तो राजशेखर। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल का दरबारी कवि था राजशेखर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राजशेखर। इनमें से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो देवपाल। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो आपके सुलेमान ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो भरतृभट्ट वन। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो ये गलत बात है, तीनों थे, तीनों में लड़ाइयाँ होती थी। दक्षिण का राष्ट्रकूट वंश था। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किया आता है राजपुरुष। कन्नौज पर अधिकार हेतु चलते त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कौन सी थी? तो पीलोमोलो भीनमाल थी, एनसांग के अनुसार पीलोमोलो। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी? जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम था? तो श्रीमाल। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा किया गया। तो ओसिया का मंदिर, ओसिया का जैन मंदिर। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया था, तो प्रतिहारों द्वारा। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार। अब चौहान वंश स्टार्ट हो रहा है। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया? तो डॉक्टर भंडारकर। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव चौहान। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था? वासुदेव। निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? आरंभ में प्रतिहारों के सामंत थे, गुहक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था, पृथ्वीराज तृतीय ने इस वंश के महानतक शासकों में एक था। तो इसमें से कौन सा गलत है आपके? ये चारों ही सही है। तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था आपके, डिलीट। गुहक किस वंश का शासक था? तो चौहान वंश का शासक था। अजमेर का संस्थापक कौन था? तो अजयराज। ये आज आया आपके स्टेनोग्राफर में, आज का क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे अजमेर के। किस चौहान शासक ने अजमेर का सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजयराज। RSMSSB बोर्ड 90% क्वेश्चन आपके रिपीट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? तो 1105 ईस्वी। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपने राजकाल के प्रारंभ में एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर वन को पराजित करने में असफल रहा।
उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इसमें आ जाएगा 1, 3 और 4, 2 नंबर वाला नहीं होगा। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो जगदेव ने। अजमेर के पास पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज ने करवाया था। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? तो कटिबंधु के नाम से शायद विग्रहराज होगा इसमें उत्तर, विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव। नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई थी सोमेंद्र द्वारा। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? तो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है, नाटक है, यह पूछा गया था आपके रीट में। अजयराज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम है हरिकेली। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोबारा। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी? विग्रहराज चतुर्थ। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक द्वारा जबालीपुर ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? तो विग्रहराज चतुर्थ। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालिक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था संस्कृत कॉलेज। उस स्मारक का नाम बताइए जिसने 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कराया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा। 1191 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक ने शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? तो पृथ्वीराज तृतीय। 1191। सुल्तान मोहम्मद गौरी को इकराणु में पराजित किया, लेकिन वराणु में उससे हार गया था पृथ्वीराज चौहान। किस चौहान शासक ने 1192 AD में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2। किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध? 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कौन सा किला महान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था? तो किला राय पिथौरा। कौन पृथ्वीराज चौहान दरबारी विद्वान नहीं था? तो इसमें से सारंगधर नहीं था। विद्यापति गौड़, बागेश्वर जनार्दन, विश्वरूप, ये थे आपके इनके दरबारी विद्वान। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान कौन था? तो चंद्रबरदाई था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। केमास या केदम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य को सहायता देने वाले के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदम्बास। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमार्दिदेव चंदेल। 1182 में महोबा का युद्ध हुआ था, यह अभी CET में पूछा गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव सेकंड। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था गोविंदराज। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया? वाग्भट एवं हमीर। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? अजमेर। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? 1290 में। रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो हमीर ने हराया था। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन।
किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हुआ? तो हमारा अमीरदेव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। इस अमीर ने किसको दी थी? मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी थी। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को शरण दी थी? तो मोहम्मद शाह और केहबरू को। रणथंभौर का युद्ध 1301 में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? 1301 में। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अमीरदेव चौहान। 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? तो ये तो 10 एग्जामों में रिपीट हुआ है, नुसरत खां। हर एग्जाम में आता है आपके। रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी का सेना का नेतृत्व किया? तो नुसरत खां, यही मारा गया था। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उलुग खान। निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो वत्सराज। जालौर के चौहान शासकों में कौन सा राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? तो चाचिक देव। कानड़देव जालौर का था, विरमदेव भी जालौर का था, उदय सिंह आपके उदयपुर में। कानड़देव कहाँ का शासक था? तो जालौर का। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? तो कानड़देव का, ये जालौर का शासक था। जालौर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? कानड़देव। निम्नलिखित में से किस राजधानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? तो कानड़देव प्रबंध में। जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच में प्रथम संघर्ष कब हुआ? तो ये हुआ था आपके 1308 में हुआ था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो 1311 में हुआ। जालौर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार कर लिया? परमार। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? तो नाडोल के चौहान थे। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का काल क्रमानुसार रणथंभौर में 1301 में, फिर चित्तौड़ में 1303, 1308 में सिवाना और फिर जालौर। चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहला नंबर आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, फिर आ जाएगा पृथ्वीराज सेकेंड, फिर आ जाएगा सोमेश्वर, फिर लास्ट में पृथ्वीराज तृतीय। वापस से कालक्रमानुसार सेट करना है इसको। पहले कौन आ जाएगा? पृथ्वीराज फर्स्ट प्रथम आ जाएगा, फिर आपके अजयराज आ जाएगा, फिर अर्णोराज हो जाएगा, फिर विग्रहराज चतुर्थ आ जाएगा। 1 2 3 4। इसको भी क्रम से सेट करना है। तो इसमें हो जाएगा अजयराज पहले आ जाएगा, उसके बाद में अर्णोराज आ जाएगा, उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ आ जाएगा, उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर 3। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो माधो सिंह था। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो भील शासक कोटिया के नाम पे। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता से की थी? जालिम सिंह की सहायता की थी। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उम्मेद सिंह का था। बूंदी रियासत के किन 2 शासकों के अधीन फली फूली थी? तो ये आपके डिलीट हो गया था क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन में नहीं आड़ा देवा। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही है, वह कोटा राज्य का शासक था, वह कोटा का फौजदार था, उसने पिंडारियों से मित्रता की थी। लेकिन ये गलत है, कोटा राज्य का शासक पूर्णतः उसमें नहीं था। चौहान वंश के संस्थापक सहसंबल की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें कौन सी थी? सिरोही थी, सिरोही। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो हर्षचरित नहीं है। अब आगे आपके मेवाड़ राजवंश।
निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुइलोतो की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो G.H. ओझा। नैन्सी की ख्यात में गुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। गुइल वंश का पहला शासक कौन था? तो आपके बप्पा रावल। ऐसे गुआदित्य था लेकिन बप्पा रावल ऑप्शन में। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक था। बाद में बप्पा रावल ने मान मौर्य की मूंज बना दी। 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? तो जित्तर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। जित्तर सिंह कौन था? तो ये मेवाड़ का शासक था। ऐसे क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए जित्तर सिंह, लेकिन मेवाड़ का शासक ऑप्शन में है तो चलो। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? तो गुइल वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1303 में। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइनुल फुतूह। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ में 1303 में 1600 महिलाओं द्वारा किया गया। वह राजपूत रानी जिसे अलाउद्दीन खिलजी के 1303 चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया तो रानी पद्मिनी। गोरा और बादल किसकी रक्षा हेतु मतलब प्राण त्यागे थे? पद्मिनी। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो राणा अमीर बने थे। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा अमीर। मेवाड़ के समय किस जावर की चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? लाखा। दक्ष सिंह। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा रचित है? तो इसमें हो जाएगा संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया। चारों है। सुधा प्रबंध राणा कुंभा द्वारा लिखी गई थी। तो कला निधि इसमें नहीं है, गोविंद की है। बाकी संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध। नृत्य रतन कोश की रचना किसने की थी? तो राणा कुंभा। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कृतियां कौन कौन सी है? तो सुधा प्रबंध और चंडी शतक पर टीका लिखी थी। तो 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो संगीत स्वप्न नहीं है। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वह स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। ये गलत बात है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने विषयों में था? तो 5 विषयों में विभक्त था ये। पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस। इनमें से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज। सूड प्रबंध के लेखक कौन थे? तो राणा कुंभा। इनमें में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो राजवल्लभ। बाकी कुंभा द्वारा रचित है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध? तो रूप किसका? मूर्ति का। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो कला मंडन नहीं है। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा नहीं रचित है? तो ये कला निधि नहीं है, ये गोविंद का है। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान राय रायण दान गुरु की उपाधि? तो राणा कुंभा। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु ये उपाधियां राणा कुंभा। कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य? तो संगीत के कारण कुंभा। संगीत के कारण कुंभा को उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो मुनि जिन विजय सूरी, नाथा, मुनि सुंदर सूरी, टीला भट्ट ये सब इनके दरबार में थे। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे? मुनि जिनसेन सूरी। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो वीणा। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था स्थित है कहाँ? स्थित बदनौर में।
वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत कराई? कुंभा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक राणा कुंभा। कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो गागरोन का दुर्ग निर्मित नहीं है। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो इसने करवाया था राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का कराया था, और यह स्टेनोग्राफर में आज क्वेश्चन आया है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? माउंट आबू। महाराणा कुंभा ने कितने किलों का निर्माण कराया था? 32। यह आज क्वेश्चन आए तो देखिए कि प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से कौन सा सही तथ्य है? तो इसमें यह प्रसिद्ध है कि इसने महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। इसकी कुल 11 मंजिल है, ये गलत बात है। इसने जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, तो यह सही है। 1 और 3 सही है। 15वीं शताब्दी में कुंभा ने मालवा और गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में क्या निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितना मंजिल का है? तो 9 मंजिल का है। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपादेव मतलब देवता को समर्पित किया था? तो विष्णु भगवान को किया था। महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो मालवा और गुजरात की सेना को हराने के उपलक्ष्य में। सारंगपुर का युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो मेवाड़ और मालवा के बीच में। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो मालवा के मेहपा पवार को शरण देना या फिर सौंपने से इनकार करना। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो महमूद खिलजी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो 3 नंबर नागौर विवाद। चंपारण की संधि किस किस के बीच में, मालवा और गुजरात के बीच में हुई थी कुंभा को हराने के लिए? 1456 में हुई थी। राणा के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा? तो सांगा को। महाराणा संग्राम सिंह के बीच मेवाड़ के राजपूत के शासक थे? तो ये आपका डिलीट हो गया क्वेश्चन। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में। खातौली का युद्ध किस किस के बीच में? तो लोदी और सांगा के बीच में। खातौली युद्ध के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ये सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था, ये गलत है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया, सही बात है। महाराणा सांगा ने इस युद्ध में लंगड़ा, बिल्कुल सही बात है। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे महमूद लोदी और हसन खां मेवाती। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना के युद्ध में एकमात्र हराया था, उसके बाद में खानवा में हार गया था। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 17 मार्च 1527। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट भी, कितने एग्जामों में पूछा गया है। सिविल, सेकंड ग्रेड, एग्रीकल्चर, आरपीएससी सेकंड, कॉलेज व्याख्याता, पुलिस कांस्टेबल। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? तो बारमल लड़ा था, बिल्कुल लड़ा था। वीरमदेव मेड़तिया लड़ा था, बिल्कुल। लूणकर नहीं था, बीका नहीं था। तो 1 और 2। कौन कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में थे? तो इसमें महमूद लोदी था, हसन खां मेवाती था, मालदेव था, मेदिनी राय, चारों थे। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे? महमूद लोदी, उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार। तो ये चारों ही होंगे शायद, बिल्कुल चारों ही थे। गोकुलदास परमार नया नाम है। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताया जिसने अपना समर्थन वापस ले लिया था। ये सलाहदीद अवर था, धोखा दे दिया था। रावत जग्गा और रावत बाकी शासक के सरदार थे, तो राणा सांगा। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालानुक्रम है? तो 2, 3, 1। मतलब पहले खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, फिर गागरोन की लड़ाई हुई थी 1519 में, फिर बयाना का युद्ध हुआ था सांगा और बाबर के बीच में। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? हाकिम का सूर्य महाराणा प्रताप की सेना में था।
निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने कान्हा के युद्ध में सांगा को सहायता प्रदान की थी? तो राव गंगा मालदेव आया था इसका बेटा। खानवा में बाबर के विरुद्ध मांगी गई सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना? तो मालदेव के साथ भेजी गई थी। इस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद उनका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो जाला अज्जा। कौन सा कथन असत्य है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की बात नीति सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में लड़ाई, यह गलत बात है। 1528 में नहीं। मुगल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। बिल्कुल। पेंटिंग में बहुत फायदा हुआ। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुइल को माना जाता है? तो बिल्कुल। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? देखो, उसकी तुलुगनुमा प्रणाली और सैन्य व्यवस्था थी, उसके कारण हारा था सांगा। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर? मांडलगढ़ में। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1528 को। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो 1533 में। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? कर्मावती ने। चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाक्य में किस रानी ने जौहर किया था? तो कर्मावती ने। चित्तौड़गढ़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपके डिलीट हो गया था। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? उदय सिंह था। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो 25 फरवरी 1568 को अधिकार किया था। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568 में। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? 9 मई 1540 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था? 32 वर्ष की आयु में 1572 को हुआ था। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो 25 फरवरी 1568। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? तो 1572। अकबर द्वारा भेजे गए दूतों का सही क्रम? तो जम्बट से पहले क्या हो जाएगा? जलाल खा कोरची, फिर मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो ये सबसे पहले जलाल खा को। तृतीय में जमभट्ट से क्या हो जाएगा? भगवंत दास हो जाएगा। जमभट्ट भ से भगवंत दास। अकबर ने किसको शिष्य में अंतिम रूप से? ट से टोडरमल। निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानता है? तो इसमें हो जाएगा आपके, ये सभी मानते हैं। देखिए सभी क्या क्या है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति और ये सभी। हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था तो कब लड़ा गया था? 18 जून 1576। कहीं कहीं इसको 21 जून भी बताते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में किसने किसको हराया था? तो अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। हल्दीघाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बंदायूं के किस ग्रंथ में? तो बंदा मुंतकब उत तारिक में इसका वर्णन मिलता है। वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो 80,000 थी। कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो 1, 2, 3 मतलब राम सिंह तंवर, बीदा जाला, रावत कृष्णदास चुंडावत। अशोक परमार नहीं था, अशोक परमार तो सांगा के साथ में था। ठीक है। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह ने किया था। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम जो सरदार था वो कौन था? हकीम कासूरी। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का राणा पुंजा भील भाई कमांडर था। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे तो पुरोहित गोपीनाथ जी थे, राणा पुंजा थे, जयमल मेहता थे और
चारण जैसा थे। ठीक है, 1 2 3 5। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो अबुल फजल ने। हल्दी घाटी का युद्ध हाथी युद्ध कहते हैं इसको। अबुल फजल ने खमनोर का, बंदायूं ने गोगुंदा का, कर्नल टोड ने थर्मोपोली का है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से किया? तो मेवाड़ की थर्मोपोली। हल्दी घाटी के युद्ध को बंदायूं ने किसके नाम से? गोगुंदा का युद्ध। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं के सेनानियों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम है तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। गजराज और रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? तो हल्दी घाटी। इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था? तो चावंड। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? तो 1585 में। 1585 से 1597, लगभग 12 वर्ष। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही। वैसे तो 1605 तक रही, 1597 महाराणा प्रताप तक रही, अब इसलिए डिलीट हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? तो चावंड से। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 24 वर्षों तक, और 57 साल की उम्र में यह देहांत हो गया था। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच में। महाराणा प्रताप के दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे? सुल्तान खान गौरी। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 3 बार। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो जगन्नाथ कच्छावा ने। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानी के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? तो आपके अब्दुल रहीम खान खाना के भेजा था, शाहबाज खान के साथ भेजा था, जगन्नाथ कच्छवा के साथ अब्दुल्ला खान नहीं। 1 2 3 होगा इसमें। कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो कुंभलगढ़ पर शाहबाज खान ने आक्रमण किया था। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की, सही बात है। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 84-85 में छेड़ा गया। जगन्नाथ कच्छवा को एक बड़ी सेना के साथ भेजा गया। सही है चारों ही। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसका है? सर टॉमस रो का। 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? तो आमेर के जगन्नाथ कच्छवा को। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? जगमाल सिंह को। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई थी? तो प्रसाद मंडन था, वास्तुसार था, वास्तु मंजरी था। अब देखिए इसमें व्यवहार दस के रचयिता जैसे व्यवहार दस के नहीं थे, वास्तु मंजरी के रचयिता नाथा थे, तो इसमें ये डिलीट हुआ क्वेश्चन। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्त माला ग्रंथ की रचना की थी वह कौन था? चक्रपाणि मिश्र, ऑप्शन नंबर 3। महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान पंडित कौन था? तो चक्रपाणि मिश्र। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा रचित नहीं है? तो देव मूर्ति प्रकरण मंडन द्वारा रचित है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह उसका पुत्र बना था। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के बीच में चित्तौड़ की संधि हुई थी? तो जहांगीर के 1615 में संधि हुई थी। किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? तो महाराणा जगत सिंह ने। 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो राज सिंह, चारुमती से विवाह किया था इसने।
महाराणा राज सिंह का शासनकाल था 1652 से 1680। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कब हुआ था? तो राज सिंह के टाइम हुआ था, राज सिंह प्रथम। विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी तो किसने की थी? महाराणा राज सिंह ने। नाथद्वारा में श्रीनाथ की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? तो राज सिंह प्रथम ने। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? तो सिहाड़ गांव था मूल नाम। मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था? तो जजिया कर लगाना। हाँ, ये था, बिल्कुल था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? और महाराणा राज सिंह। जजिया कर लगाने पर विरोध राज सिंह ने किया था। चारुमती से विवाह किया था इसने, राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन था तो औरंगजेब के समकालीन था। शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? तो राज सिंह। सहेलियों के बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड, ये आ जाया था स्टेनो में। ये देखो, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो जगत सिंह सेकंड। ठीक है, 4 गांव अनुदान में दिए थे जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ की किस राजकुमारी को अमीर खान पिंडारी के सलाह पर जहर दे दिया गया? तो कृष्णा कुमारी। गिंगोली का युद्ध हुआ था ये। गिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था किस किस के बीच में? जयपुर और जोधपुर के बीच में, जगत सिंह और मान सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण? स्वरूप सिंह के टाइम हिंजाबाई सती हुई थी। मेवाड़ की किस राजकुमारी को ये तो हो गया आपके। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा था? एकलिंग नाथ जी का दीवान कहा था। डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सिंह था। युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले क्या हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। फिर हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। फिर हल्दी घाटी का 1576 में। फिर 1582 में दिवेर का युद्ध। तो CABD। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो राजसमंद, हल्दी घाटी और खानवा हो गया भरतपुर। निम्न में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था? तो सिसोदिया राजवंश। तो ये यहाँ तक आपके मेवाड़ कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक ही वीडियो रखते हैं, अगले में हम कछवा वंश के बारे में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।